नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि बहुत गैप हो गया अपने वीडियो के बीच में। मैं लास्ट आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द डाला था, उसके बाद नहीं डाल पाई थी। आपकी रीट की शिक्षण विधियाँ मैं पूरी करा चुकी हूँ। उसके पश्चात मैंने आपकी रीट में जो व्याकरण के नए टॉपिक जुड़े हैं उसको शुरू किया कराना, जिसमें राजस्थानी शब्द मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। उसके पश्चात मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाया है। उसके पश्चात आज मैं एक और आपका नया टॉपिक जुड़ा है विराम चिन्ह, उसको लेकर आई हूँ। जो टाइपिंग में होता है उसमें चिन्ह ये छपता है और इस में अपन इस चिन्हों को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं विराम चिन्ह, ये टाइपिंग में ऐसा छपता है विराम चिन्ह। तो आज हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। नाम से स्पष्ट है, विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना, और चिन्ह उस रुकने की जगह जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम देखो आपका शाब्दिक अर्थ है ठहराव अथवा रुकना। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और उसी रुकावट को या संकेत देने वाले लिखित चिन्ह को विराम चिन्ह कहा जाता है या कहलाते हैं। देखो यहाँ पर भी अपनों ने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, बोलते पढ़ते के बीच में, कहलाते के बाद में, है ना। तो ये सारे विराम चिन्ह है। अगर उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यानी एक ही वाक्य में हम विराम चिन्ह को अलग अलग जगह का प्रयोग कर लेते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ बन जाता है। आपने बीच में एक देखा होगा, व्हाट्सएप पे बहुत एक लेटर प्रसिद्ध हो गया था, जिसमें एक पत्नी है, वो अपने पति को, विदेश में रहने वाले पति को लेटर लिखती है, और वो जो कहना चाहती है, जो बात कहना चाहती है, उसमें गलत विराम चिन्हों का प्रयोग कर लेती है, तो वो जो सूचना पहुंचाने चाहती है अपने पति तक वो नहीं पहुंच पाती और गलत गलत जगह विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। तो उसी प्रकार मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से यही समझाना चाह रही हूँ कि हम किसी बात को कहना चाह रहे हैं, उसमें हम अगर गलत विराम चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं तो सामने वाले को हम जो कहना चाह रहे हैं वो अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते। जैसे कि विराम चिन्हों में सर्वमान्य आपके एनसीईआरटी की बुक में और सर्वमान्य एक उदाहरण है, इसी के द्वारा समझाते हैं। मैं भी उसी उदाहरण के द्वारा आपको समझा रही हूँ। एक ही वाक्य है, उसमें अलग अलग जगह विराम चिन्ह लगा हुआ है और दोनों का अर्थ अलग हो रहा है। देखो, पहला है रोको मत जाने दो, दूसरा है रोको मत जाने दो। दोनों जगह मैंने एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया है जिसको कहते हैं अल्प विराम। अब देखो, एक ही चिन्ह अल्प विराम है, उसको मैंने एक ही वाक्य में दो जगह अलग अलग जगह प्रयुक्त किया है, दोनों का अर्थ अलग हो गया। रोको मत जाने दो मतलब किसी को रोकने के लिए मैं कह रही हूँ, रोको मत जाने दो मतलब उसको जाने दो भाई, रोको मत, है ना। तो एक ही विराम चिन्ह को दो अलग अलग जगह लगाने से दोनों वाक्यों का अर्थ अलग हो जाता है, बल्कि वाक्य एक ही है। तो उसी प्रकार हम किसी भी वाक्य में अगर विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह नहीं कर पाते हैं तो हमारा वाक्य गलत बन जाता है, सामने वाला उसका अर्थ गलत समझ लेता है। आइए हम प्रमुख विराम चिन्ह को समझ लेते हैं। उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। एक तो आपको कोई विराम चिन्ह का चिन्ह दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, क्या कहते हैं इसको। दूसरा, आपको 4 वाक्य दे देंगे और आपको ये पूछ लेंगे कि कौन से वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, या आपको पूछ सकते हैं कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है या सर्वाधिक बार कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको तीनों ही क्वेश्चन इस वीडियो को देख लेने से उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देखिए, प्रमुख विराम चिन्ह। सबसे पहला विराम चिन्ह पूर्ण विराम, आप सभी परिचित है, समझाने की जरूरत नहीं है। वाक्य समाप्त होने के पश्चात हम एक खड़ी पाई खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, जिसको कहते हैं पूर्ण विराम, और इंग्लिश में इसी की जगह हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं, मैंने आपको बता दिया, वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। यहाँ पर भी देखो, वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम लग गया। जहां प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। अब देखो, आपको मैं बता दूं कि पूर्ण विराम का प्रयोग हर वाक्य के अंत में किया जाता है, सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य के छोड़कर। प्रश्नवाचक वाक्य एक ऐसा है जिसके पीछे पूर्ण विराम न लगकर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इस तरह का एक चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह।
इस वाक्य को छोड़कर हर जगह पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम, जैसे भारत मेरा देश है, पूर्ण विराम, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, पूर्ण विराम, है ना। तो कोई भी वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वह सुबह जल्दी उठकर योग करता है, पूर्ण विराम। यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी, हमें ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक वचन का वाक्य है, ठीक है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ पे किया। तो आप साधारणतः सभी जानते हो कि कोई भी वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगर विस्मयादिबोधक कोई है, विस्मयादिबोधक चिन्ह आगे लगा हुआ है, तो भी वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा आपका है, आप ये अच्छे से समझिएगा, अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पूर्ण विराम में वाक्य पूरा समाप्त हो जाता है, हम पूर्ण समय के लिए रुक जाते हैं, तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम में कुछ समय के लिए हमें, पूर्ण विराम में पूरे समय के लिए रुकते हैं, और पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकना हो वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। देखो वही है, कुछ समय रुकना हो तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। देखो जैसे नदी में बाढ़ आ गई, अर्धविराम का चिन्ह लगा, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। एक मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब आपने वाक्य पढ़ा होगा तो वाक्य में आपने देखा होगा संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु, परंतु, अथवा, है ना, इसलिए, इस प्रकार के शब्दों का, योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन योजक शब्दों का प्रयोग करने से पहले भी हम अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। अब आपको मैं एक बता दूं कि इन योजक चिन्हों का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दो उपवाक्यों को जोड़ना हो। तो यहाँ पर भी आप ऐसे देख लो कि दो उपवाक्य जो लंबे लंबे हो उसको हमें जोड़ना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। लंबे लंबे उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, या किंतु, परंतु, अर्थात, इसलिए, क्योंकि जैसे शब्दों के आगे भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा वाक्य नहीं लाई हूँ, पर देखो मैं आपको बता देती हूँ एक वाक्य कैसे, कि हम पहले सोच विचार कर योजना नहीं बनाते। देखो अर्धविराम का चिन्ह इसीलिए क्या है? योजक शब्द है, हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते। दो बड़े बड़े वाक्य है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? अर्धविराम का प्रयोग किया। और आप ये भी देख लो, योजक शब्द है उसके पहले भी हमने अर्धविराम का प्रयोग किया। ऐसे ही मैं आपको एक और वाक्य बता दूं, हम जनहित के सभी कार्यों को सफलता तक पहुंचाते ही नहीं, चिन्ह लगेगा, क्योंकि उनमें हमारा खुद का लाभ नहीं होता। तो आप, मेरे कहने का मतलब है ये है कि लंबे वाक्य के बीच में हमको जब थोड़े समय के लिए रुकना हो, या एकाधिक लंबे वाक्यों को हमें आपस में जोड़ना हो, उस समय हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी आपको तकलीफ है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तीसरा प्रकार का वाक्य हमारा अल्प विराम। इस विराम चिन्ह का हम सर्वाधिक बार प्रयोग करते हैं, अल्प विराम, क्योंकि हमें दो शब्दों को अलग अलग बताना है, दो नामों को अलग अलग बताना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। अब अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखो, अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय, पूर्ण विराम में पूर्ण समय, पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना है, अर्धविराम और उससे भी हमें कम समय के लिए रुकना है, तो हम किसका करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, समान पद मतलब एक वाक्य में दो तीन समान शब्द जुड़ जाते हैं, दो तीन नाम आ जाते हैं, तो इसको अलग अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। या छोटे छोटे उपवाक्यों को अलग करने में, या उद्धरण से पूर्व, उद्धरण एक चिन्ह होता है, जब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी समझ में आएगा, उससे पूर्व भी हम इसका प्रयोग करते हैं, उपाधियों से पूर्व भी इसका प्रयोग करते हैं, संबोधन से पूर्व भी इसका प्रयोग करते हैं, अभिवादन से पूर्व भी इसका प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर भी मैंने लगाया है, इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने में अल्प विराम, उद्धरण से पूर्व अल्प विराम, उपाधियों से पूर्व अल्प विराम, है ना। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। देखो एक तो मैं बता देती हूँ, अलग अलग नामों को अलग करने के लिए देखो यहाँ तीन नाम है, अदित, शिवांश और हिमांशु। अब अदित और शिवांश के बीच में मैं अगर ये अल्प विराम का प्रयोग नहीं करती तो अदित, शिवांश और हिमांशु, तो ये अदित शिवांश नाम है वो एक ही हो जाते हैं, तो इसको अलग करने के लिए मुझे इसका प्रयोग करना
आवश्यक है। दूसरा मैंने आपको एक बताया था यहाँ संबोधन से पूर्व, तो देखो सुनो, संबोधन कर रही हूं मैं, किसी कह रही हूं सुनो, देखो मैं भी चलूंगी, अल्प विराम का प्रयोग। इसी तरह मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि आपको मैंने बताया था कि किसी के नाम की उपाधि जैसे लगी हुई है तो उसके बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लिख देते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। अगर मैंने लिख दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो फिर मैं क्या करूंगी, अर्धविराम का फिर आगे नाम लिखूंगी। ये तो नाम जो है वो एक इन्वर्टेड कॉमा में, यानी उद्धरण चिन्ह जब मैं आगे बताऊंगी, उद्धरण चिन्ह तो बता दूंगी, और इसके बाद कॉमा करके मैं आगे वाक्य लिखूंगी, और ये कॉमा होता है अल्प विराम। आगे और अच्छे से मैं स्पष्ट करूंगी इसको आपको। वह उठा, देखो आपने, देखो छोटे छोटे वाक्य मैंने बताए थे, शब्दों को तो अलग करना बता दिया, छोटे छोटे वाक्य को भी अलग करने के लिए, वह उठा अल्प विराम, उसने स्नान किया अल्प विराम, झटपट नाश्ता किया और चला गया। अब तीन छोटे छोटे उपवाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया। आपको अच्छे से अल्प विराम समझ में आ गया होगा, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, और आगे और मैं आपको समझाऊंगी कि अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका है उपविराम। उपविराम यानी 2 डॉट उपविराम कहलाते हैं। ठीक है, जहां एक मंतव्य के भी एकाधिक भाग होते हैं, तब उस मंतव्य के पूर्व भाग के बाद उपविराम का प्रयोग करते हैं। देखो, एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है उपविराम, अपने विद्यार्थियों का विकास। समझ में आ गया होगा आपको। व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, उपविराम, सत्य, रज और तम। यहाँ पर देखो आपको अल्प विराम का प्रयोग देखना होती है, सत्य के बाद रज। ठीक है, ऐसे ऐसे नाटक लेखन में भी पात्रों के नाम के आगे अल्प विराम, ये उप विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो विभीषण, हमें राम से युद्ध नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कामायनी, एक पुनर्विचार किसी किताब का नाम है। आपको समझ में आ गया होगा कि उप विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको आप अच्छे से जानते हो, कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य हो उसके अंत में लगता है। जैसे आप हिंदी के अंतर्गत ककार पढ़ते हो, उन 6 ककारों के बाद में, या आप ऐसा कह दो इंग्लिश में WH वर्ड होता है, WH वर्ड के बाद में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप जयपुर क्यों जा रहे हो, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, है ना। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप कब जाओगे, आप कब आओगे, इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें हमें प्रश्न पूछते हैं, जिसका हमें उत्तर प्राप्त होता है, उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद है विस्मय सूचक चिन्ह। स्पष्ट पता है, एक डंडा नीचे डॉट चिन्ह किया हुआ है। खुशी प्रकट करने के लिए हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए चिन्ह गलत टाइप हो गया है कि जिस चिन्ह का, ये किस की जगह जी से, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह लगता है, या संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, इन शब्दों को अलग अलग करने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, अल्प विराम का किया। अगर ये अल्प विराम का प्रयोग नहीं करूंगी मैं तो ये सब एक बन जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अब देखो, जैसे मैं आपके लिए वाक्य लेके आई, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, पूर्ण विराम तो इसके पीछे लगेगा ही। मैंने एक बताया था आपको कि विस्मयादिक बोधक चिन्ह के बाद भी वाक्य खत्म होता है, वहां पूर्ण विराम लगता है। तो विस्मयादिक बोधक चिन्ह का लगेगा जहां खुशी प्रकट हो वहां पर, वहां आश्चर्य प्रकट हो वहां पर, जहां दुख प्रकट हो वहां पर। तो देखो वाह, वहां के बाद हमने क्या किया, चिन्ह लगा दिया। अरे आप आ गए, अरे के बाद हमने लगा दिया छी, तुमने इतनी गंदी हरकत की, छी के बाद हमने लगा दिया, है ना। कमाल है, आप 6 घंटे तक तैरते रहे, काश आप मुझे पहले मिले होते। ओह,
तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो ये जो सारे शब्द है, ओहो, काश, कमाल है, छी, अरे, वाह, ये सारे शब्द है। जैसे अचानक से स्कूल में छुट्टी हो जाती है, अपन क्या कहते हैं, ओह, छुट्टी हो गई, अरे, घंटी बज गई, है ना। तो ये सारे जो शब्द है जिससे हमें आश्चर्य प्रकट होता है, वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ पर हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं योजक चिन्ह। आप अच्छे से जानते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग। दो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग दो युग्म शब्द जो होते हैं उसके मध्य दो शब्दों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, जहां तहां, पदयात्रा, कम से कम, पाप पुण्य। आपने देखा होगा विलोम शब्द, या आपने देखा होगा द्वंद्व समास, इसमें भी हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पाप पुण्य विलोम हो गया, सुख दुख विलोम हो गया, माता पिता योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, दिन रात। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं दोनों के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है, तो वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये तो आप देखते ही पहचान जाओगे, इस चिन्ह में ऐसा कुछ है नहीं। निर्देशक चिन्ह, ठीक है, इस चिन्ह में क्या होता है, देखो आप, निर्देशक चिन्ह में कथन की स्पष्टता के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जहां पर हमें किसी कथन को स्पष्ट करना हो वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बैठक में अनेक विद्यार्थी थे, बैठक में अनेक विद्यार्थी थे, तो अनेक विद्यार्थी कौन कौन से थे, तो हमें इसको स्पष्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अमन, जलज, दीपक आदि, यानी हमें स्पष्ट करना चाहिए कि अनेक विद्यार्थी थे, इसमें ये विद्यार्थी भी सम्मिलित थे। तो ये कहते हैं निर्देशक चिन्ह, कि हमें आगे निर्देश देना है कि कौन कौन थे, तो हम बीच में इस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, देखो दूसरा वाक्य, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, कौन कौन से हुए हमें स्पष्ट करना है, हमें बीच में चिन्ह लगा दिया, आगे लगा दिया सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि, यानी बहुत सारे हुए, पर कुछ लोगों के हमने यहाँ पर नाम लिख दिए। इसके बीच में भी देखो हमने शब्दों को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया है, अल्प विराम का। आपको मैं ये बहुत सारे विराम चिन्ह पढ़ाते पढ़ाते अन्य विराम चिन्हों को भी यहाँ पर आपको बता दी जा रही हूँ। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह से संबंधित आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वाक्य में अधिकतर इसी के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध, विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। देखो उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। किसी के कहे कथन या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इखरे और दोहरे। आपने एक तो देखा होगा ये चिन्ह ऐसे लगता है, ऊपर से कोमा नीचे से कोमा, एक डबल वाला लगता है इस तरह से। ठीक है, तो इखरे कहाँ लगते हैं और दोहरे कहाँ लगते हैं, इसको आसानी से अगर आप समझोगे तो आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर शुद्ध वाक्य विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग हुआ उसमें इसको ज्यादा पूछा जाता है। इखरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, देखो विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखो अब इखरे चिन्ह का मैं बता देती हूँ आपको। गोदान किसी ग्रंथ का नाम है, किसी पुस्तक का नाम है, इखरा चिन्ह। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, राम सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है। राम सिंह दिनकर, दिनकर इनका उपनाम है। मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि उपनाम है ना, उपनाम, तो ये उपनाम, ये उपनाम के आगे ये लगाया, की रचना, रचना के आगे मैंने, तो किसी भी, देखो यहाँ लिखा है उपनाम को प्रकट करने के लिए, किसी ग्रंथ के नाम के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के नाम के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या लगेगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी की कही बात को ज्यों के त्यों लिख दिया जाए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अल्प, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी
दूंगा। वैसे वैसे आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो कि वॉटसन ने ये कहा, गिलफोर्ड ने ये कहा, इसने ये कहा, इसने वो कहा, या आप किसी भी हिंदी में भी परिभाषा पढ़ते हो कि इसने ये कहा, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में इसने ये कहा, इस लेखक ने ये कहा, इसने ये कहा, सुमित्रा नंदन पंत ने ये कहा, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा। तो जो भी जिसी ने कुछ भी कहा हो तो उसकी हूबहू बात को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डबल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके आगे हम क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिख दूं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, कॉमा, जो परिभाषा कही थी वो आगे लिख दूं। ठीक है। विवरण चिन्ह किसी कथन की व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपन कुछ पढ़ा रहे हैं, किसी बिंदु को स्पष्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे? पहले उस बिंदु को लिख देंगे और उसके बाद विवरण चिन्ह लगाकर आगे उसकी व्याख्या कर लेंगे। अधिकतर आप बीएड में क्या करते हो कि टीचिंग पॉइंट लेते हो, टीचिंग पॉइंट का कोई व्याख्या करनी होती है, तो ठीक है, व्याख्या करने के आगे हम ये विवरण, उसका हम पूरा विवरण दे रहे हैं। उसमें तो सिर्फ एक कथन को स्पष्ट कर रहे थे, निर्देशक चिन्ह में, विवरण चिन्ह में उसका पूरा विवरण दे रहे हैं। कोई भी एक टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक का हम पूरा विवरण दे रहे हैं। जैसे हमने ले लिया राजस्थान का परिचय या राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति चिन्ह लगा दिया, आगे स्थिति स्पष्ट कर दो। विवरण चिन्ह में हम पूरा विवरण देते हैं। उसके पश्चात आपके त्रुटिपूरक चिन्ह, हंस पद, काकपद या स्मरण चिन्ह। बहुत सी बार एग्जाम में इसके अनेक नाम है, इसलिए पूछा जाता है कि इस चिन्ह के अन्य नाम कौन से हैं या इस चिन्ह, ये नाम कौन से चिन्ह का है ना, इस तरह से भी आता है। ये ध्यान रखना, त्रुटिपूरक चिन्ह, हंस पद, काकपद या स्मरण चिन्ह कहाँ लगता है? लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख जाता है। ये शब्द कैसे लगता है? ऐसे। ठीक है। अब अगर मैं एक वाक्य लिख रही हूँ कि मैंने लिख दिया किसी कथन की और मेरे व्याख्या लिखना छूट गया या विश्लेषण करने के लिए मैंने आगे लिख दिया, तो मैं क्या करूंगी? जहां छूटा उसकी जगह नीचे ये चिन्ह लगा दूंगी और ऊपर लिख दूंगी व्याख्या। चिन्ह हमेशा कहाँ लगता है? नीचे लगता है और ऊपर वाक्य लिख दिया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया लिखते समय कोई, अब शब्द ही मेरे छूट गया, तो मैं जहां छूट गया उसके बीच में ये चिन्ह लगाऊंगी और ऊपर लिख दूंगी शब्द। ये छूट गया तो इसको कहते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह, कि मेरी त्रुटि हो गई, मेरे शब्द छूट गया, मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ। या हंसपद चिन्ह कहते हैं, काकपद चिन्ह कहते हैं या स्मरण चिन्ह कहते हैं। देखो इतना लंबा डंडा नहीं होता है, पर इस तरह से होता है ये। ठीक है। ये उसके ऊपर फिर वो शब्द लिख दिया जाता है। चिन्ह नीचे लगता है, शब्द ऊपर लगता है। उसके पश्चात आप कहें संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। जैसे हम किसी नाम को शॉर्ट करना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर को हमें शॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? आगे लाघव चिन्ह लगा दिया। पंडित लिखना है, पंडित को शॉर्ट करना है, आगे लाघव चिन्ह। किसी भी नाम को हमें शॉर्ट करना है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं संक्षेप में लिखने के लिए। जैसे देखो डॉक्टर, पूरा डॉक्टर अनुष्का शर्मा ना लिख के डॉक्टर, पंडित, है ना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको मुझे शॉर्ट करना है तो मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूंगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारा टॉपिक कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगता है, क्या लगता है। मैं कोशिश करूंगी कि इसके आपके सामने क्वेश्चन लेके भी आऊं और बहुत जल्द इसके विराम चिन्ह के आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगी कि एग्जाम में किस तरह का। देखो मैंने एग्जाम में आपको बताया 3 तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो किसी का चिन्ह दे देगा और आपको पूछ लेगा कि कौन से वाक्य में अशुद्धि है, या आपको पूछ लेगा विराम चिन्ह का गलत प्रयोग है, या किसी चिन्ह का नाम दे देगा और आपको पूछ लेगा कि ये चिन्ह कौन सा है, या आपको पूछ लेगा कि सबसे सर्वाधिक बार प्रयोग कौन से चिन्ह का होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना इसमें बनती है। आशा करती हूँ आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई और भी किसी स्पेशल विराम चिन्ह के बारे में समझना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब उसके बारे में और अच्छे से समझा दूंगी। और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। मैं बहुत जल्द 8-10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाऊंगी एक वीडियो में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।